नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी बोर्ड पेपर लीक मामले में सीएम योगी के निर्देश के बाद कार्रवाई जारी है। एसटीएफ ने बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बलिया से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, वाराणसी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सीएम ने एनएसए लगाने का आदेश भी दिया है। पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब भी की गई है। सीएम योगी की तरफ से अधिकारियों को साफ संदेश है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी कड़ी में कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलिया के डीआईओएस को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ब्रजेश मिश्रा से इस वक्त पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बलिया से कुल मिलाकर 13 लोगों को और वाराणसी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। पेपर लीक मामले में इनके कनेक्शन की जांच पड़ताल की जा रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि सीएम ने एनएसए लगाने का आदेश भी दिया है। पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब भी की गई है और साथ ही सीएम योगी की तरफ से साफ संदेश अधिकारियों को दिया गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे प्रकरण में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कौन सा गैंग इन्वॉल्व है, इसके लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की भी टीम लगाई गई है और बहुत जल्द ही हम अपराधियों को पकड़ेंगे तथा इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पेपर लीक मामले में अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया है, कहां पर क्या कार्रवाई अब तक देखने को मिली है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाए। दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। यह कहा गया है कि जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। पेपर रद्द वाले 24 जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की गई। उनसे कहा गया है कि आप रिपोर्ट बनाकर भेजिए कि कैसे पेपर लीक हुआ और इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट जो इस मामले में सामने आया है कि बलिया के डीआईओएस को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्रजेश मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। बलिया से 13 अन्य लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा वाराणसी से भी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके कनेक्शन को खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। यूपी एसटीएफ को पेपर लीक केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और तमाम कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से लेकर अब तक पेपर लीक मामले में जो एक्शन देखने को मिला है, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपके सामने रखा। सीएम ने कैसे गंभीरता से इस पूरे मामले को लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी बातें अब तक सामने आई। जैसे ही हमें जानकारी मिली है कि बलिया में पेपर आउट हुआ है, वैसे ही ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच करने के उपरांत जो जो दोषी हैं, चाहे प्रधानाचार्य हैं, चाहे डीआईओएस हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ है कि इन जनपदों में परीक्षा निरस्त हो गई है। बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये आपके 24 जनपद हैं जहां पे परीक्षा निरस्त हुई है, क्योंकि जो पेपर हम लोग को आशंका है बलिया में लीक होने की, उस सीरीज के पेपर इन जनपदों में गए हैं। इधर शपथ के बाद योगी सरकार 2.0 एक्शन में है। सरकार की आगे की रणनीति को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, वो भी देखिए। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही तमाम मंत्रियों को, डिप्टी सीएम को 100 दिनों का लक्ष्य दे दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, योगी सरकार पार्ट 2 के कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही लक्ष्य दे दिया गया है 100 दिनों का। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि विभाग बदल चुका है। अब आज मैंने सारे अधिकारियों की बैठक बुलाई है और 100 दिन की कार्य योजना 48 घंटे में तैयार करके प्रेजेंटेशन देने की बात कह दी है और जब प्रेजेंटेशन आएगा तो उसके आधार पर उनको जो भी आवश्यक निर्देश होगा, या तो गांव और गरीब के लिए काम करने का ऐसा विभाग है जिसको मुझे, जब मैं पूरे विभाग को समझा हूँ तो मुझे इतनी अंदर से खुशी है कि शायद जितना बढ़िया काम अब हम जिनके लिए करने की इच्छा रखते हैं, जो मेरे प्रधानमंत्री चाहते हैं, जो मेरे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, जो मैं भी चाहता हूँ, मेरी पूरी विचारधारा चाहती है, मेरा पूरा नेतृत्व चाहता है, एक एक कार्यकर्ता चाहता है,
आज उस काम को आगे बढ़ाने का मौका मिला है, वैसे अपना सौभाग्य मानता हूं। सर, प्रेजेंटेशन का जिक्र किया आपने, ये प्रेजेंटेशन कब होने वाला है? क्या इसके लिए कुछ 48 घंटे का समय प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है कि उसको तैयार करके विधिवत अब मुझे इस तरह से प्रेजेंट करिए कि जिसमें मुझे पूरा किताब नहीं पढ़नी, किताब तो मैं कभी पढ़ लूँगा, लेकिन हमें करना क्या है, हमने किया क्या है, आगे करेंगे क्या और उसमें नया क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश पूरे देश का मॉडल कैसे बनेगा। इधर टीम योगी के मंत्रियों के पदभार संभालने का सिलसिला जारी है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने बतौर जल शक्ति मंत्री कार्यभार संभाला है। वहीं यूपी के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने भी पदभार ग्रहण कर लिया। विधानसभा के मुख्य भवन में चैंबर नंबर 93 में AK शर्मा ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री विभाग का कार्यभार संभाला। नौकरशाह से नेता बने AK शर्मा फिलहाल MLC हैं और पहली बार मंत्री बने। पदभार संभालने के बाद कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश के विकास को ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। परिचय बैठक हो जाए, जो कार्य योजना है उसमें गति कैसे पकड़ेगा और गरीबों को लाभ कैसे मिलेगा, किसानों को लाभ कैसे मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिले, इसलिए विभाग है। हम अधिकारीगण, कर्मचारी और हम मंत्रीगण मिलकर गरीबों की जो लक्ष्य है, गरीबों के लिए पानी का, टेल तक पानी पहुँचे, उनके घर तक पानी पहुँचे, स्वच्छ पानी मिले और सभी स्वस्थ रहे, इसके हम सब राज्य की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी, मुझे इसके पात्र समझा और मेरे में विश्वास व्यक्त किया। बहुत अहम जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। ये दोनों विभाग ऐसे विभाग हैं जो उत्तर प्रदेश, नए भारत के निर्माण में नए उत्तर प्रदेश की भूमिका को निर्धारित करेंगे। अखिलेश यादव से अनबन के बीच शिवपाल यादव ने कहा कि वो सही वक्त पर बड़ा फैसला लेंगे और इसकी जानकारी भी जल्द ही देंगे। आज शिवपाल यादव ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। आज मैंने शपथ ले ली है और आगे हम बहुत जल्दी समय पर सब बातचीत कर लेंगे और बोलेंगे। फिर कुछ बड़ा सियासी फैसला लेने वाला सुने हैं? बहुत जल्दी समय पर आपसे बात कर लेंगे, बोलेंगे, सब कुछ बोल। इधर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की। उसके बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। सीएम ने क्या क्या निर्देश दिए हैं, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है। समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही तय होगी, ये साफ तौर पर सीएम की तरफ से कहा गया है अधिकारियों को। दूसरी बड़ी बात, लेट लतीफी और एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टाल मटोल का खेल अब नहीं चलेगा, ये भी कह दिया है सीएम ने। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात यह रही कि कैबिनेट के सामने मंत्री ही विभाग का प्रेजेंटेशन देंगे, यह भी साफ तौर पर सीएम की तरफ से कह दिया गया है अधिकारियों को। विभाग के अध्यक्ष कार्यालयों का औचक निरीक्षण करेंगे, मतलब वो बगैर बताए अचानक से पहुंच जाएंगे और निरीक्षण करेंगे कि वहां पर काम सही तरीके से चल रहा है या किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जा रही है। आगामी सत्र से स्कूल चलो अभियान पर जोर देना जरूरी होगा, यह भी कह दिया गया है सीएम की तरफ से कि स्कूल चलो अभियान को आगे बढ़ाना है, उस पर जोर देना होगा। एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित करना होगा, यह सरकार का लक्ष्य है, यह भी सीएम की तरफ से अधिकारियों को कह दिया गया है। गेहूं खरीद की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और उसमें किसी प्रकार की देरी ना की जाए, यह भी कहा गया। इसके अलावा किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर अगर वो गेहूं लेकर जा रहे हैं तो उसे खरीदा जाए, उनको कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना हो। हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, मतलब कई बार हम देखते हैं बारिश में गेहूं भीग जाता है, इस बार कम से कम वो तस्वीर सामने ना आए, यह सीएम की तरफ से कह दिया गया है। किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान भी हो, सरकार की तरफ से जो समय तय किया गया है इतने घंटे के भीतर भुगतान होगा, वो भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी अधिकारियों को कह दिया गया है। सभी 75 जिलों में जलापूर्ति की सुविधा का परीक्षण हो, कहीं पर कोई परेशानी ना हो,
पानी पहुंचने में खेतों तक या लोगों के घरों तक, ये भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी सीएम योगी ने अधिकारियों को कहा है। और बात करते हैं बुलडोजर। यूपी में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने का सिलसिला अभी भी जारी है। अब लखनऊ और नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते हुए प्रशासन ने करोड़ों की जमीन खाली करवाई है, जिसमें एसपी नेता का अपार्टमेंट भी शामिल। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद यूपी में बुलडोजर गरजने लगे हैं। लखनऊ में बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता फहाद के अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई। आरोप है कि फहाद का यह अपार्टमेंट एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। देखिए, ये फहाद हैं, ये बिल्डर हैं, उन्होंने ये अपार्टमेंट खड़ा किया था और एलडीए ने कई बार नोटिस भेजा, उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया गया बिल्डर की तरफ से। अब आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में बुलडोजर भी खड़ा हुआ है और लगातार जो इस अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है, पूरी तरीके से अवैध अपार्टमेंट बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये मजदूर हैं, ये लेबर जो तोड़ रहे हैं इस अपार्टमेंट को और इसे ध्वस्त किया जा रहा है। हजरतगंज इलाके में कार्रवाई से पहले कल सरोजनी नगर में भी बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। अगली तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है। यहाँ यमुना अथॉरिटी के निर्देश पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अवैध प्लॉटिंग की गई और गांव झाझर इनायतपुर में निर्माण करवाया जा रहा था। टीम ने 50,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। जाहिर है एक बार फिर सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर एक के बाद एक कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर कब्जा माफ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बांदा में पुलिस मुख्तार अंसारी के गुर्गों की तलाश कर रही है। पुलिस बांदा जेल और उसके आसपास की तलाशी कर रही है। दरअसल मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने जेल गेट की गतिविधि सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसमें पूरे रास्ते मुख्तार के काफिले के साथ संदिग्ध चल रहे थे। बांदा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और डीजी जेल ने डीआईजी जेल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। कौन है बांदा जेल में मुख्तार का मुखबिर? कौन है अब्बास अंसारी का हरिराम नाई, जो बांदा जेल की हर गतिविधि की जानकारी अब्बास अंसारी तक पहुंचा रहा था? 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी जब बांदा जेल से लखनऊ की कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तो चंद घंटे पहले से ही अब्बास अंसारी बांदा जेल और उसके आसपास की हर गतिविधि को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे। बांदा से लेकर लखनऊ तक कुछ संदिग्ध युवक मुख्तार के काफिले के साथ साथ नजर आए। कई जगह वो वीडियो बना रहे थे कार की सनरूफ से अपना सर निकालकर, और मुख्तार के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। बांदा पुलिस ने बांदा जेल के आसपास मुख्तार के गुर्गों की तलाश शुरू कर दी है, तो डीजी जेल आनंद कुमार ने भी डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को मामले की जांच सौंप दी है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर बस स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में अचानक से आग लग गई। आग की लपटों से घिरी बसों को देखकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। 2-3 बसें खड़ी थी, स्लीपर बस आप पीछे देख सकते हैं। उसमें एक किसी बस में थोड़ी सी आग लगी और उसके बाद इस बस में पूरी आग लग गई। तो ये फिलहाल तो ये जल गई है बस, और जैसे सूचना मिली तो दमकल की गाड़ियों को भेजा गया है। आप देख सकते हैं पीछे जो है आग को बुझा लिया गया है। सहारनपुर में 6 नशा तस्करों ने मिर्जापुर थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 5 महिला तस्कर भी शामिल हैं। नशा तस्करों ने थाने में हाथ जोड़कर नशा तस्करी नहीं करने की शपथ ली। सभी तस्कर एक ही परिवार के हैं और पुलिस की कार्रवाई के डर से नशा तस्करों ने सरेंडर कर दिया। गाजीपुर में शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 1.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई।
साल 2016 में सामूहिक नकल कराने के मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी की जमीन सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेउल्लापुर में है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत ये एक्शन लिया है। वहीं बदायूं में डीएम के आदेश पर खंडसारी मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी शराफत हुसैन की 80 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर दी। शराफत हुसैन बदायूं का एक शातिर अपराधी है। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश के 7 केस दर्ज हैं। अपराध के जरिए शराफत से लाखों रुपए की उसने संपत्ति अर्जित की, जिस पर प्रशासन ने एक्शन लिया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।